व्यूअर्स, आज हम आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धाराओं को बताएंगे, उसे समझाएंगे, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फ़ायदा करेगा। और पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आप लोग देखिएगा आने वाली सारी वीडियो, जिससे आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं आपको प्रीएम्बल से। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसे एक्ट 9 ऑफ 1872 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि सन 1872 में जो एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में पास हुई थी, वह 9वें नंबर पे था, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आप हमेशा याद करिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो कब बनी? 1872 में, 1872। और एक्ट 9 ऑफ 1872 कहलाता है। मतलब 9th स्थान पे ये कानून बना था, एक्ट बना था। ठीक है, हमेशा ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना, तो लोग 1872, 73, 74, 75 ऐसे करके दे देता ऑप्शन। तो आप याद करिएगा 1972 में बना। ये कब हुआ? 25 अप्रैल 1872 को ये बना। अब इसमें हम आते हैं प्रीएम्बल। इसके सबसे पहले आता है प्रीएम्बल। किसी भी एक्ट का एक प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल मतलब उसकी क्या उद्देश्य है, इसमें लिखा हुआ है, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड certain parts of the law relating to contracts, it is hereby enacted as follows। ये इसका प्रीएम्बल हो गया। अब हम इसमें आएंगे प्रिलिमिनरी। सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा शॉर्ट टाइटिल, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये इसका शॉर्ट नाम हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, अब आगे देखते इसका एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है और कब ये लागू हुआ। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया मीन्स पूरे भारत में ये लागू है। ठीक है, लेकिन ये जो है पहले लागू हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको देखिएगा द वर्ड्स एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओमिटेड बाय एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 सी सेक्शन 95 एंड 5th शेड्यूल सीरियल नंबर 42। इसमें ये क्या है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओमिटेड कर दिया, हटा दिया गया। इसका मतलब ये इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत में लागू है। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। मतलब 1 सितंबर 1872 से यह लागू हो गया। कानून कब बना? एक्ट बना 25 अप्रैल 1872 को, और इसको इम्प्लीमेंट कब कर दिया गया? 1 सितंबर 1872 से। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे आप लोगों को प्रीलिम्स में हमेशा, कि कब से लागू हुआ। आप याद रखिए 1 सितंबर 1872। कब बना? 25 अप्रैल 1872 में। तो इसमें आप देखिएगा अभी जो है एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक्ट कौन सा नंबर पे था? एक्ट 9 था। कब बना? 25 अप्रैल 1872 को बना। कब लागू हुआ? 1 सितंबर 1872 को। इसका क्या नाम है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? तो इट एक्सटेंड एज टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में यह एक्ट लागू है। मतलब जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट और संविदा की बात आएगी, वह यह कानून पूरे इंडिया में लागू है। अब आगे आइए, देखिए सेविंग्स। सेविंग्स क्या है? नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी स्टैट्यूट एक्ट और रेगुलेशन नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली रिपील्ड, नॉर एनी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, नॉर एनी इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये जितनी चीज़ें कही गई इसमें सेविंग है। ये कहता है कि यहाँ पर जो ऐसा कोई भी प्रोविजन हो, स्टेट्यूट हो, कोई भी एक्ट हो, रेगुलेशन हो, जहाँ पर एक्सप्रेसली स्पष्ट रूप से यह रिपील्ड नहीं कर दिया गया, ख़त्म नहीं कर दिया गया है, न ही ऐसा कोई कस्टम हो, प्रथा हो, ट्रेड हो, प्रथा हो किसी ट्रेड का, या फिर किसी इस तरह की इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट हो जो इस प्रोविजन के विरुद्ध में होगी, वह जो है खत्म नहीं होगी। यदि विरोध में होगी तो खत्म होगी।
ठीक है, और विरोध में नहीं होगी, अगेंस्ट नहीं होगी तो ख़त्म नहीं होगी। ये सेविंग्स है। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं। सेकंड में इंटरप्रिटेशन क्लास दिया हुआ है। इंटरप्रिटेशन क्लास में इसमें सारा जो है आपको इंटरप्रेट किया गया है। इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड expressions are used in the following senses unless a contrary intention appears from the context। जब तक कोई contrary intention ना हो तब तक ये जो परिभाषित किया गया है वही लागू होगा। नंबर ए पे आए, नंबर 1 समझिए। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। अब यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो प्रपोजल किसे कहते हैं उसके बारे में बताया है कि जब एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ करने की या कुछ न करने की बात करता है तो वहाँ पर वह एक तरह का प्रस्ताव ले आता है जिसको प्रपोजल कहते हैं, और वह प्रस्ताव जो है आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट बनती है। तो कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही प्रपोजल से होती है। ठीक है, आगे बी देखते हैं। When the person to whom the proposal is made signifies his assent, जब किसी व्यक्ति को कोई प्रपोजल किया जाता है और उस पर वह अपना एसेंट देता है, thereto the proposal is said to be accepted, जब उसे वो अपना सहमति दे देता है तो माना जाता है कि प्रपोजल जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया। उदाहरण के स्वरूप जैसे ए ने बी को कोई प्रस्ताव दिया प्रपोजल और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये प्रपोजल जो है अब जो है कन्वर्ट हो जाती है प्रॉमिस में। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस, मतलब ये कि आपने मेरा प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया तो अब वह बन गया क्या, प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वादा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है कि आपने वादा खिलाफी किया, इसलिए हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करेंगे। तो अभी हम यहीं रहते हैं कि प्रपोजल बिकम्स ए प्रॉमिस आफ्टर एक्सेप्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी तीसरा बताया गया, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिजर। जो व्यक्ति जो है प्रपोजल देता है वह कहलाता है प्रोमिजर। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी, और जो एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को वह कहलाता है प्रोमिसी। यह टर्म्स आएगा आपको। प्रोमिजर कौन है, प्रोमिसी कौन है। प्रोमिजर वह है जो प्रपोजल को देता है और प्रोमिसी वो है जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसे वीडियो को चला के अच्छे से देखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट डी पे। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, यह कहता है कि जब प्रोमिजर की इच्छा पर द प्रोमिसी आर एनी अदर पर्सन हैज डन आर अब्टेन फ्रॉम डूइंग। अब ये कहता है कि जब प्रोमिजर की इच्छा पर प्रोमिजी या कोई और अन्य व्यक्ति कोई काम करता है या काम करने से विरत रहता है, आर डज आर अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग आर प्रोमिसेस टू डू आर टू एब्सटेन, या तो वो कोई काम करता है या करने से विरत रहता है या करने का वादा करता है या करने का से विरत रहने का वादा करता है, तब वह जो है सच एक्ट आर अब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन फॉर द पर्पज। अब इसमें क्या होता है कि उस स्थिति में वह कंसिडरेशन प्रॉमिस के लिए देता है कि हम आपके लिए यह कार्य करेंगे या यह कार्य नहीं करेंगे, या यह कार्य करने का वादा करते हैं या यह कार्य नहीं करने का वादा करते हैं, तो उसके रूप में आपको ये प्रतिफल दिया जाएगा। प्रतिफल जो है बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। विदाउट कंसिडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो आगे के चैप्टर में आएगा, कंसिडरेशन वगैरह हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये कंसिडरेशन की परिभाषा हो गई। उसके बाद ई में आइए, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। एवरी प्रॉमिस प्रत्येक वादा या प्रत्येक
वादाओं का समूह, सीरीज, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। जब उसमें कंसिडरेशन आता है तो उसको एक एग्रीमेंट के रूप में देखते हैं कि उस ईच अदर एक दूसरे की एक एग्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन आर part of the consideration for each other are called reciprocal promises। तो जो promises which from the consideration are part of the consideration for each other are called reciprocal promises। reciprocal promises ये होगी कि हमने आपसे कोई वादा किया और आपने हमसे कोई वादा किया है, ठीक है। एन एग्रीमेंट, हमने आपसे वादा किया ये काम करेंगे, आपने हमसे वादा किया कि हम इसके एवज में आपको यह प्रतिफल देंगे, पैसे के रूप में या किसी अन्य रूप में, ठीक है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। अब ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल नहीं होगा कानून के द्वारा, वह वाइड होगा, मतलब शून्य होगा, उसकी लीगल वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। तो इसका मतलब हो गया कि जो भी एग्रीमेंट होगा वह लॉफुल होना चाहिए, वाइड नहीं होना चाहिए। अगर वो वाइड है तो वो इन्फोर्सिएबल नहीं होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। अब इसमें आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन एच में, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक कम से कम एग्रीमेंट होना चाहिए और वो इन्फोर्सिएबल होना चाहिए बाय लॉ, कानून के द्वारा इन्फोर्सिएबल होना चाहिए। यदि इसमें एग्रीमेंट तो है लेकिन अगर वो कानून के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है तो वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू नहीं होगा। इसका मतलब वह एक एग्रीमेंट एक तरह से वॉइड है, जो कि इन्फोर्सेबल नहीं है। इसको कोई लीगल तरीके से आप किसी भी कोर्ट वगैरह में लागू नहीं करवा सकते। अभी आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एच के बाद आई। इसमें डिफाइन किया गया है एन एग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others is voidable contract। अब ये कहता है कि कोई ऐसा भी एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, एट द ऑप्शन ऑफ वन, उसको एक विकल्प दिया गया हो कि एक व्यक्ति आर मोर ऑफ द पार्टी, एक व्यक्ति पार्टी या कई पार्टियों के द्वारा लागू किया जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज वाइडेबल। मतलब कई पार्टियां हैं, उसमें से यदि मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों में 5 लोग जो है तैयार हैं और 5 कहते हैं कि नहीं हम इसको लागू नहीं करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उन 5 लोगों के लिए वाइडेबल हो जाएगा, वो शून्यकरण ही उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो बाय लॉज के द्वारा सीज कर दिया गया है वो जो है वाइड होता है व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, जब ये जो है इन्फोर्सेबल नहीं रहता है तो वो शून्य हो जाता है। अब आगे के चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू करते हैं, और ठीक है, अब आगे का चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अब आप इसको अच्छी तरीके से एक बार इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, इसको खोल करके, और उसको वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि पूरा कॉन्टेक्ट यहाँ से मैं पूरा आपको बताऊंगा और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो आपको वहाँ पर वो आराम से जो है पेपर तैयार करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आप लोग उसको वॉच करिए, देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके।